तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इजी स्टडी पीसी पे स्वागत है। और आज हम लोग आप जैसा देख रहे हैं कि सॉलिड स्टेट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये जो सॉलिड स्टेट है ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है और आज हम लोग इसी पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सॉलिड स्टेट एक अच्छा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे बोर्ड एग्जाम दें या आप किसी कंपटीशन एग्जाम की जब तैयारी करेंगे तो केमिस्ट्री में इससे क्वेश्चन आते जरूर हैं। तो क्लास 12 का ये पहला चैप्टर है और ये फर्स्ट लेक्चर भी है। इसी के बाद से आपको और सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे और आप पढ़ाई करते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट होता क्या है। तो सॉलिड स्टेट जानने से पहले थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देना जरूरी है, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा बेसिक नहीं समझेंगे तो फिर सीधे सॉलिड स्टेट में पहुंचना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन यह है कि आप पहुंच जाएंगे। तो सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो अपना पूरा यूनिवर्स है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ब्रह्मांड। अपना यूनिवर्स जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। और आपने पहले भी पढ़ा होगा आइंस्टीन का नियम E = mc², द्रव्य ऊर्जा समीकरण जिसे कहते हैं हम लोग, है ना। तो है क्या कि जो अपना पूरा यूनिवर्स है दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। अब वो दो चीज कौन कौन सी हैं? एक द्रव्य है और एक क्या है, ऊर्जा है। एक मैटर है और एक एनर्जी है। क्या है? एक मैटर आपके पास है और एक ये ऊर्जा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। इन दोनों से मिलकर क्या होता है कि यूनिवर्स हमारा बन जाता है। क्या बन जाता है? यूनिवर्स हमारा क्या करता है, बनता है। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूं यूनिवर्स। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यूनिवर्स बन जाएगा। अब हुआ क्या कि ये जो मैटर आपको दिख रहा है, मैटर करता क्या है कि ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला कारक है। मतलब कि जो भी हमारा यूनिवर्स है उसको कौन बनाता है, वो हमारा बनाता है द्रव्य। और जो ऊर्जा का क्या काम है भाई, क्योंकि अभी हमने तो ये बताया कि यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम ये सीधे कह दें कि जो हमारा यूनिवर्स है सिर्फ मैटर से मिलकर बना हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो एनर्जी क्या करती है, क्रियाओं को संचालित करती है। जैसे मान लीजिए हम ही लोगों को कोई काम करना है तो उससे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, क्योंकि बिना खाए हम लोग काम करते ही नहीं है। तो वही काम है इसमें भी कि ब्रह्मांड का जो निर्माण है, यूनिवर्स को जो बना है वो मैटर से मिलकर बना है। लेकिन जो उसमें जो एनर्जी है वो क्या करती है, जो भी कार्य करने वाले जो कारक है उनको संचालित करती है, मतलब कि क्रियाओं को संचालित करती है। ठीक है, हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हुआ क्या कि बहुत सारे प्रयोग किए गए, और जब बहुत सारे प्रयोग किए गए, आज के समय में भी बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं, पुराने समय में भी बहुत सारे प्रयोग किए गए और सिद्धांत दिए गए। और उन सिद्धांतों से ये क्या लगा लिया पता कि जो हमारा जो द्रव्य है वो क्या है, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसे हम लोग कहते हैं, छोटे छोटे से जो कण हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। अब जो अति सूक्ष्म कण है उसके अंतर्गत आता क्या क्या है, तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में आपका अणु आ सकता है, परमाणु आ सकता है, आयन आ सकता है। अब मान लीजिए ये अणु है, मतलब कि मॉलिक्यूल किसमें पाया जाता है, मॉलिक्यूल्स यौगिक में। और फिर उसके बाद परमाणु मतलब कि एटम, और एटम क्या होते हैं, एटम किसमें पाए जाते हैं, एटम जो होते हैं वो परमाणु, अणु और आयन। एटम्स जो होते हैं वो आपके एलिमेंट्स में पाए जाते हैं, तत्वों में पाए जाते हैं। और जो आयन्स है वो आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए आयन्स लिखा है, आयन जो होते हैं वो आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। और फिर पदार्थ के बहने के गुण के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण, मतलब यह है कि अगर कोई भी हमारे पास मैटर है तो उसको हम अगर फ्लो के बहने के गुण के आधार पर देखें कि मतलब ये किस प्रकार से इसमें बहने का गुण है, तो उसको हम लोग दो भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और जो ये हमारे पास छोटे छोटे से पार्टिकल हैं, वो जो पार्टिकल वो अलग नहीं रहते। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको मैंने बताया, परमाणु, अणु और जो आयन है, ये कभी अलग नहीं रहते, बल्कि क्या होते हैं ये मैं आपको कहाँ बताऊं, ये जो होते हैं, चलिए मैं इसको रफ करता हूं, आप इतना समझ गए होंगे। तो ये आप समझ गए। आपको अगर नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का। हाँ, तो ये हमने इतना बता दिया कि हमारा क्या क्या बताया मैंने अभी आपको कि पूरा यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा मैटर है, एक एनर्जी है। मैटर क्या करता है, यूनिवर्स को कंस्ट्रक्ट करता है, और एनर्जी क्या करती है, हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं उनको संचालित करती है। तो जो भी ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में अति सूक्ष्म कण बोलते हैं,
अति सूक्ष्म कण, ये क्या होते हैं, ये कभी सिंगल नहीं रहते, अकेले नहीं रहते, ये क्या नहीं रहते, अकेले नहीं रहते, ठीक है, ये अकेले नहीं रहते, ये क्या होते हैं, ये घटक कणों में पाए जाते हैं। अब घटक कण क्या होते हैं, जैसे कोई भी हमारे पास मैटर है उसमें पाए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास मान लिया जाए कि कोई हमारे ये जो घटक कण हैं, इसको हम लोग इन्हीं को अति सूक्ष्म कणों को घटक कण भी कह सकते हैं, ठीक है, आयंस और एटम मतलब परमाणु। ये जो होते हैं घटक कण, ये किस में पाए जाते हैं, ये किसी आपका एक द्रव्य आपके पास होगा तो उसमें ये बहुत सारी मात्रा में पाए जाएंगे, एक दो में नहीं पाए जाएंगे। जो द्रव्य होता है वो इन्हीं से मिलकर बना होता है, मतलब यहाँ पे मैं ऐसे समझाना चाहूंगा आपको तो ऐसे लिख सकता हूँ, असंख्य असंख्य, सीधे मैं लिख देता हूँ घटक कणों से मिलकर बना होता है। बहुत सारे जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलते हैं तब जाके द्रव्य का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि जो भी हमारा मैटर है, अगर उसके हम लोग फ्लो के प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है रिजिड और एक होता है लिक्विड, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, हमारे पास परमाणु अणु और आयन हैं, तो इनके बीच क्या होता है कि फोर्स भी अप्लाई होता है, जिसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं, जिसे अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं या अंतराकणीय बल भी आप कह सकते हैं। तो क्या बताया मैंने कि जो आपका ये जो अणु है और ये जो परमाणु है और ये जो आयंस है, इनके बीच में क्या लगता है, एक बल लगता है, इसे हम लोग अंतराकणीय बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंतराकणीय बल, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, अंतराकणीय बल। अब इस अंतराकणीय बल के कारण ही क्या होता है कि कोई भी द्रव्य क्या अपनी अवस्था को प्राप्त करता है। अब मान लिया जाए अंतराकणीय बल ज्यादा है, समझिए इस चीज को, बहुत आसान चीजें हैं ये, मैं इसको रफ करना जा रहा हूं, मैंने शायद उसको भी रख कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से लिख दूंगा। तो हमने क्या बताया कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनके बीच में एक बल लगता है, मतलब कि मैं ऐसे लिख दूंगा सीधे कि घटक कणों के मध्य में अंतराकणीय बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह सकते हैं, अंतराकणीय बल, ये क्या होता है, हमारे जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनके बीच में लगता है, बल लगता है ना। और क्या करता है ये जो अंतराकणीय बल है, जो ये अंतराकणीय बल आपको दिख रहा है, दिख नहीं रहा होगा, ये अंतराकणीय बल आप जो समझ रहे हैं वो क्या होता है, इसके कारण ही कोई भी मैटर जो होता है वो अपनी फिजिकल स्टेट प्राप्त करता है, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं कि वो भौतिक अवस्था प्राप्त कर लेता है, क्या करता है, अपनी फिजिकल स्टेट प्राप्त करता है। देखिए जितना जितना ज्यादा बल लगेगा उसी हिसाब से क्या होता है कि कोई भी मैटर अपनी फिजिकल स्टेट को प्राप्त करेगा। मान लिया जाए कि अगर फोर्स ज्यादा है तो फिर वो अपनी सॉलिड स्टेट को प्राप्त कर लेगा, और अगर थोड़ा सा फोर्स कम है तो फिर वो लिक्विड को प्राप्त करेगा, और अगर बहुत कम है तो फिर अपनी वो गैस स्टेट को प्राप्त करेगा। ये आप छोटे पे क्लास में बच्चा 7-8 में पढ़ के आए होंगे। तो आप चाहें तो इसको इतना नोट कर ले, फिर इसके बाद मैं बताऊं आपको। तो इतना हो गया कि हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या करेगा, हमारी फिजिकल किसी भी स्टेट की फिजिकल, किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को बताएगा। अब इसमें हुआ क्या कि जो आपने अभी मैंने बताया था कि द्रव में बहने के गुण के आधार पर होता क्या है कि उसे दो भागों में डिवाइड करते हैं। वो दो भाग कौन कौन से थे, एक रिजिड था और एक लिक्विड था। तो अगर मैं आपसे ये बताऊं कि ये जो हमारा रिजिड है, मतलब कि दृढ़, बहने के गुण के आधार पर जो द्रव्य में सबसे पहले जो दृढ़ अवस्था जो होती है, दृढ़ जो होते हैं उनको रिजिड को क्या कहते हैं, उसके अंतर्गत ठोस पदार्थ आ सकते हैं। क्या आ जाएंगे, ठोस पदार्थ, मतलब कि सॉलिड मैटर, सॉलिड मैटर इसके अंतर्गत आ सकते हैं। और इन्हीं ठोस पदार्थों को हम लोग
दृढ़ भी कहते हैं क्योंकि इनमें जो बहने का गुण नहीं पाया जाता। बहने का गुण का मतलब है कि आप इसमें कहीं फ्लो नहीं कर सकते। और इसमें एक मैंने बताया था अभी आपको, जो दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा जो गुण था वो था लिक्विड। और लिक्विड के अंतर्गत क्या आ सकता है, जिसे हम लोग द्रव को दो भागों में बांटा था, एक द्रव में बांटा था और एक तरल में बांटा था। और तरल किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत आ सकता है, इसके अंतर्गत द्रव आ सकता है और गैस। अभी मैंने आपको बताया है कि ये द्रव्य और द्रव अलग अलग चीजें हैं। द्रव्य मतलब मैटर होता है, मतलब कि एक ऐसी चीज जो जिसमें खुद का थोड़ा सा मास हो और वो थोड़ा सा क्या करे, कोई भी स्पेस को घेरने की क्षमता रखती हो ना। और द्रव क्या होता है, द्रव एक पदार्थ की स्टेट है जिसमें क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है। और तरल के अंतर्गत होता क्या है कि द्रव और गैस को हम लोग क्या कह सकते हैं, तरल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि द्रव और गैस ये ऐसी चीजें हैं जिनमें क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है। तो हमें लगता है आप इतना समझ गए होंगे कि सबसे पहले हुआ क्या कि हमारा पूरा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। द्रव्य का काम क्या है कि वो अपना यूनिवर्स को कंस्ट्रक्ट करता है और ऊर्जा क्या करती है, जितनी भी क्रियाएं हैं उनको संचालित करती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जाना कि बहुत सारे सिद्धांत और नियम दिए गए, जिसके कारण पता चला कि जो वो अति क्या है कि बहुत सारे जब नियम दिए गए तो पता चला कि जो हमारा मैटर है, हमारा जो द्रव्य है, वो कई सारे छोटे छोटे से पार्टिकलों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम लोग घटक कण कहते हैं। और घटक कण के अंतर्गत आप जानते हैं कि एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस आ सकते हैं। अभी तक जो भी पढ़ा है मैं उसी का एक बार आपको रिव्यू बता रहा हूँ ये। और परमाणु, अणु या आयन भी कहते हैं घटक कणों को। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पदार्थ के बहने के गुण के आधार पर उसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले दो भाग कौन कौन से थे, एक दृढ़ होता है और एक तरल होता है। दृढ़ को हम लोग रिजिड कहते हैं और तरल को हम लोग लिक्विड कहते हैं। दृढ़ में कौन आ सकता है, दृढ़ में ठोस पदार्थ आ सकते हैं क्योंकि इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता। तरल में क्या आ सकता है, द्रव और गैस आ सकती है क्योंकि इनमें बहने का गुण पाया जाता है। अब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में एक फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स काम करता है, वो अंतराकड़ीय बल, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और घटक कणों के मध्य में अंतराकड़ीय बल लगता है, ये मैंने आपको बता दिया। और जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अंतराकड़ीय बल है, उसी से क्या होती है, किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट डिफाइन होती है कि वो किस फिजिकल स्टेट में है। तो आप, हमें लगता है इसमें चीज समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जो हमारी फिजिकल स्टेट है उसको कौन कौन से फैक्टर क्या करेंगे, उसको निर्धारित करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर बताएंगे फिजिकल स्टेट को। तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिजिकल स्टेट को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो ये इतना हो गया था कि द्रव्य जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। कैसे, एक रिज्ड होता है और एक फ्लैट होता है, मतलब कि दृढ़ और तरल। रिज्ड में कौन आता है, रिज्ड में आता है सॉलिड, क्योंकि सॉलिड्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, रिज्ड कह सकते हैं। और जो फ्लैट होता है उसके अंतर्गत क्या आता है, लिक्विड आता है और गैस आती है। अब अगर हम लोग, मैंने बताया था कि हम लोग मैटर की अगर फिजिकल स्टेट को देखें तो उसको कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं। तो अगर हम लोग क्या करें, टेम्परेचर और प्रेशर, हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में देखें तो जो हमारी जो फिजिकल स्टेट है मैटर की, वो फिजिकल स्टेट क्या होती है, दो विपरीत कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब कि दो विपरीत कारक होंगे, उसके द्वारा क्या करेंगे हम लोग किसी भी पदार्थ की फिजिकल स्टेट को निर्धारित करेंगे। सबसे पहला आता है उसमें अंतराकणीय बल, मतलब कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस। और दूसरा क्या है, तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, मतलब कि थर्मल एनर्जी और इंटर पार्टिकल फोर्सेस। दो कारकों के द्वारा क्या करते हैं हम लोग किसी भी पदार्थ की, किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को क्या करते हैं, पता करते हैं। और इसको जो फिजिकल स्टेट को, ये दो ही कारक जो हमारे पास दिख रहे हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस और थर्मल एनर्जी, ये दोनों अफेक्ट करते हैं। अब क्या होता है इसके बाद देखिए कि, अब मैं इसको रख कर देता हूं। इसके बाद होता है क्या, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि ये है, देखिए ये हमारे पास एक द्रव है, ठीक है। द्रव क्या होता है, एक पदार्थ की एक अवस्था है जो क्या करती है, जिसमें बहने का गुण पाया जाता है। उसमें है क्या, जैसे कि मान लीजिए द्रव है, इसको आपको कन्वर्ट करना है गैस में,
तो द्रव को गैस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप, और इसको आप सॉलिड मतलब कि ठोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप कभी द्रव को मतलब कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि होता क्या है इसमें। तो जो हमारे पास जो लिक्विड है, जो द्रव है, अगर उसको गैस में वो कन्वर्ट तब होता है जब क्या होता है कि ताप ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। मतलब कि थर्मल एनर्जी में अगर आप क्या कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, जो एक लिक्विड होगा वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब जो उसमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं, उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो कोई भी अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि इसे हमारे पास लिक्विड को सॉलिड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसके बीच में क्या लगना चाहिए, एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, ये क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, नहीं काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, या इंटर पार्टिकल फोर्स ज्यादा होना चाहिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि वहां पे इंटर पार्टिकल जो फोर्स होता है अगर वो ज्यादा होगा तो क्या होगा कि जो भी लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइडियल गैस की कंडीशन में अगर हम लें तो आइडियल गैस में होता क्या है कि जो हमारा अंतराणु आकर्षण मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो प्रेजेंट नहीं होता। चलिए यहाँ पे लिखते हैं केस आइडियल गैस के संदर्भ में, मतलब कि आदर्श गैस की अगर बात करें हम लोग, तो जो आदर्श गैस होती हैं उसमें अंतराणु आकर्षण बल जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, क्या होता है, अंतराणु, हाँ, जो बल होता है वो उपस्थित नहीं होता। जब देखिए जब फोर्स ही नहीं होगा तो क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे से, जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, वो अपने जहां मन होगा वहां पे घूमेंगे, मतलब कि स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए वो रहते हैं। और अगर इसी प्रकार से हो जाए तो जैसे कि मान लिया जाए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे होगा क्या कि जो हमारा लिक्विड है वो ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस भी द्रव में जाएगी, फिर द्रव से कहां जाएगी, ठोस में जाएगी। इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फोर्सों को बढ़ा दें। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, उसको हीट कर दें, थर्मल एनर्जी दे देंगे, तो काम क्या होने लगेगा, उल्टा होने लगेगा। जब देखिए मॉलिक्यूलर फोर्सेस जब बढ़ेगा तो होता क्या है कि जो भी हमारे पास कोई मैटर होगा, तो जैसे यहाँ पे समझाने की मैं कोशिश करता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कोई मैटर है और ये छोटे छोटे से पार्टिकलों से मिलके क्या हुआ है, बना हुआ। अभी सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके पास में हैं और मैं इसको कह दूं कि ये अभी किस स्टेट में है, वो अभी है सॉलिड स्टेट में। अब ये सॉलिड स्टेट में है तो इसके पास जो छोटे छोटे से पार्टिकल है वो सारे क्या है, पास में हैं, और इनके बीच जो फोर्स लग रही होगी वो भी बहुत ज्यादा लग रही होगी। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसको हीट कर दूं, क्या करूं, इसको मैं हीट करूं, और जब मैं हीट करूंगा तो इन पार्टिकलों के बीच में काइनेटिक एनर्जी अप्लाई होने लगेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी लगेगी तो ये पार्टिकल दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। अब जब दूर दूर भागेंगे तो फिर क्या इस प्रकार की कंडीशन मिलेगी, सब दूर दूर भागने लगेंगे ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई जैसे पानी है, उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो वेपर, देखिए वो पानी की जो पानी होता है वो वेपर के रूप में ऊपर जाने लगता है, तो उसी प्रकार से है, तो पार्टिकल दूर हो जाते हैं जिसके कारण उसकी लिक्विड स्टेट आ जाती है, और आप हीट करेंगे तो फिर वो गैस स्टेट में पहुंच जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसको समझने की आप कोशिश करिए। तो ये तो अभी तो सिर्फ ये बताया हमने सॉलिड स्टेट, अभी आपको पढ़ाने से पहले इसका इंट्रोडक्शन था। अब आप जानेंगे कि सॉलिड स्टेट होती क्या है, तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट करिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन देखेंगे, और फिर इसके बाद देखेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, फिर कितने प्रकार के होते हैं, और फिर इसके बाद इस वीडियो लेक्चर को एंड करेंगे। तो सॉलिड स्टेट की जो डेफिनेशन है वो जिस प्रकार की है कि द्रव के कणों द्वारा प्राप्त वह अवस्था, मतलब कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा क्या हुआ कि स्टेट प्राप्त होती है जिसमें अंतराकणीय बल इतने प्रबल होते हैं, मतलब कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस इतनी ज्यादा होता है कि उनमें स्थानांतरी गति रुक जाती है। स्थानांतरी गति का मतलब होता है ट्रांसलेटरी मोशन रुक जाता है, मतलब कि कण एक दूसरे से क्या होंगे, इधर उधर नहीं जा पाएंगे। ऐसे मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे कि मान लीजिए कि इस प्रकार से ये है एक हमारे पास सॉलिड है ना, उसमें कुछ पार्टिकल इस प्रकार से हैं, तो इसमें सारे जो इसमें जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो बहुत ज्यादा लगेगा।
जिसके कारण क्या होगा कि ये जो एक मान लिया जाए कि ये जो पार्टिकल है वो इधर उधर नहीं हिल पाएगा, मतलब इधर उधर जा नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि उनके बीच की जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन बता रहा है कि इन जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन होती है और रोटेटरी मोशन होती है वो बनी रहती है। मतलब कि भाई अपनी जगह पे क्या कर सकता है, थोड़ा सा वाइब्रेट हो सकता है। मान लीजिए ये है एक पार्टिकल, ऐसे मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूं, ये है और ये क्या करेगा अपनी जगह पे तो अप एंड डाउन कर सकता है ना, अपनी जगह पे ऊपर नीचे हो सकता है, वाइब्रेट कर सकता है थोड़ा सा। लेकिन क्या करेगा, ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा। ये चाहे कि अगर ये चाहे कि इधर चला जाए तो इधर नहीं जा सकता ये, मतलब कि ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता लेकिन वाइब्रेटरी मोशन कर सकता है। और कह रहा है कि ये रोटेटरी मोशन भी कर सकता है, मतलब कि रोटेट भी कर सकता है। और रोटेट क्यों सकता है भाई, अपनी जगह पे आप हैं तो अपनी जगह पे आप क्या करिए, अपनी जगह से आप घूम भी सकते हैं, लेकिन इधर उधर फिर नहीं जा सकते आप। ये नहीं कि आप चाहें कि घूमते हुए दूसरी तरफ चले गए, जैसे कि अपनी जो अर्थ हो रही है ना सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही, वैसा नहीं कर सकते आप। अपनी जगह पे क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप कहीं इधर उधर जा नहीं सकते, मतलब कि आपको ट्रांसलेटरी मोशन इसमें नहीं कर सकते। तो ये जो होती है स्टेट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं। एक बार आप डेफिनेशन को पढ़ लेंगे, और डेफिनेशन इसकी बहुत आसान सी है कि द्रव्य के कणों द्वारा प्राप्त वह अवस्था जिसमें अंतराकणीय बल इतने प्रबल होते हैं कि उनमें स्थानांतरित गति रुक जाती है, मतलब कि ट्रांसलेटिंग मोशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और यदि कि इन घटक कणों की कंपनी तथा घूर्णन गति होती रहती, मतलब कि वाइब्रेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन पार्टिकल्स करते रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, सॉलिड स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो आप चाहे तो सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे सॉलिड्स की। तो जिसे ठोसों के गुण, क्या इसके अंदर गुण होते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहला इसका जो गुण आता है वो होता है कि जो ठोस होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, ठोस जो होते हैं, मतलब कि ठोस पदार्थ वो दृढ़, मतलब कि रिज्ड और असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं, असंपीड्य। और असंपीड्य होते हैं, मतलब कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल, असंपीड्य को हम लोग कहते हैं इनकम्प्रेसिबल, मतलब कि ठोस पदार्थ जो होते हैं वो दृढ़ होते हैं और असंपीड्य होते हैं। और क्या होता है, इनकी जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो भी ज्यादा होती है, और इनका जो घनत्व होता है, इनकी जो डेंसिटी होती है, और इनका घनत्व और यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, उच्च होती है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठोसों के गुण में सबसे पहला ये हो गया कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, असंपीड्य होते हैं, इनका घनत्व और यांत्रिक ऊर्जा भी क्या होती है, उच्च होती है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, आप चाहो तो इसको नोट कर लो डेफिनेशन। तो एक पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि ठोस पदार्थ जो हमारे हैं वो दृढ़ होते हैं और असंपीड्य होते हैं। इनकी डेंसिटी हम लोगों ने पढ़ ली थी, इनकी डेंसिटी और जो इनकी मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक शक्ति है, मैकेनिकल पावर कह सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं, वो क्या होती है, उच्च होती है, मतलब ज्यादा होती है। सेकंड पॉइंट इसका यह है कि इनका आकार, द्रव्यमान तथा आयतन निश्चित होता है। तो बिल्कुल सही बात है, आपने छोटे पे भी पढ़ रखा है इसको। और लेकिन इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि इनका निश्चित आकार उस बर्तन के आकार और आकृति पर डिपेंड नहीं करता जिन्हें इनमें रखा गया है। मतलब कि किसी में आपने इसको रख दिया है सॉलिड्स को, तो वो उस पे क्या करेंगे, उस बर्तन का कोई भी आकार ग्रहण नहीं करेंगे। ये नहीं कि चाहते कि आपने जिसमें रखा वो उसी प्रकार के उसमें क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो इनका खुद का अपना एक आकार होता है, आकृति होती है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसका तीसरा पॉइंट ये है कि प्रबल अंतराकणीय बलों के कारण, मतलब कि इंटर पार्टिकल फोर्स इसमें इतना ज्यादा होता है जिसके कारण होता है क्या है कि इनकी स्थितियां निश्चित हो जाती है, मतलब कि पार्टिकल एक जगह पे स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल मतलब रुक जाते हैं, लेकिन उस जगह पे क्या होता है कि ये
स्थानांतरित गति नहीं करते, मतलब कि चलने फिरने वाली कोई गति नहीं करते, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करते, जबकि इनकी अक्ष पर एक्सिस पर मतलब कंपन तथा घूर्णन गतियां होती रहती हैं, मतलब कि वाइब्रेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन ये करते रहते हैं। कहाँ पे करते हैं? वो अपने अक्ष पे करते हैं, अपने एक्सिस पे करते हैं सारे काम। गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, ये चीज आप पहले से भी जानते होंगे, छोटे पे आपने पढ़ रखा है इस पॉइंट को। तो मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि ठोस अवस्था क्या होता है और उसके गुणों पर क्या करके टिप्पणी लिखिए, तो आप क्या करेंगे? इस प्रकार से उसको लिखेंगे। सबसे पहले मैंने डिफिनेशन आपको बता दी थी और फिर इसके बाद क्या होगा, ये इसके गुण हो गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लास्ट में यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग कल जो सेकंड लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, वो हम लोगों का सेकंड लेक्चर में क्या होगा, हम लोग पढ़ेंगे ठोसों का वर्गीकरण, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के सॉलिड्स होते हैं।